students, welcome to Enlight English. I hope you people are doing well. And today I have taken up the second lesson of your main textbook, Flamingo, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. So I hope you would like the lesson and do watch it full, then only you'll understand. So before I'd like to start the lesson, I'll tell you something about the writer, the author of the story. So this is written by Anees Jung. Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. It's written by Anees Jung, and Anees Jung was born in Rourkela in 1964 and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Her parents were both writers. Anees Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. And this excerpt जो हम particularly एक सब पढ़ने जा रहे हैं, the following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to have a life of exploitation. तो ये जो एक स्टोरी है, इनकी एक लंबे आप कह सकते हैं एक छोटा सा एक्सर्प्ट है इनकी बुक से, जो लॉस्ट स्प्रिंग इनकी पूरी बुक है उससे छोटा सा एक्सर्प्ट है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. एज द नेम सजेस्ट कि समथिंग हैज़ बिन स्टोलन, द स्प्रिंग इज लॉस्ट. अब वो सब क्या है, ये किस तरीके से जो बचपन है वो छिन जाता है. सो दिस लेसन इज डिवाइडेड चिल्ड्रन इनटू टू पार्ट्स. ओके, first is sometimes I find a rupee in the garbage, and second is I want to drive a car. And the main theme of the lesson is child labor. The main theme is child labor, which is not acceptable, and which is because of this small children are not able to have a normal life. They are living the life of exploitation since early age. So the main theme of the poem is, you can say, the plight of street children forced into labor early in life and denied the opportunity of schooling. Okay, it has also a sub-theme, children, the callousness of society, the callous attitude of society, and the political class to the sufferings of the poor. एक तो पहली बात, ये छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से अर्ली चाइल्डहुड लेबर में डाल दिया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, दे शुड डू दैट, और वो उसी को अपनी नॉर्मल लाइफ समझने लगते हैं. उनकी लाइफ को पूरा एक्सप्लॉइट किया जाता है. और जो क्या सोसाइटी है हमारी, या जो पॉलिटिकल क्लास है जिसको इस पर ध्यान देना चाहिए, दे आर ऑल्सो इग्नोरेंट, दे रियली अवॉइड ऑल दोज थिंग्स. सो इस वजह से ये जो बच्चे हैं उनका जो एक बचपना है वो खो जाता है, उनका जो चाइल्डहुड है वो खो जाता है. जिस तरीके से बच्चों, इसका जो टाइटल जस्टिफिकेशन ये है कि टाइटल क्या जस्टिफाई कर रहा है, लॉस्ट स्प्रिंग. यू नो दैट स्प्रिंग इज द ब्यूटिफुल सीजन. जो स्प्रिंग है वो हमारे सारे सीजन्स में सबसे ब्यूटिफुल होता है. तो स्प्रिंग को यहाँ पे मेटाफराइज किया गया है चाइल्डहुड से. ठीक है, स्प्रिंग इज द मेटाफर फॉर चाइल्डहुड. एंड व्हाट इज लॉस्ट? लॉस्ट चाइल्डहुड. तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या है? चाइल्डहुड है, और वो क्या हो गया है? वो लॉस्ट हो गया है. मतलब छोटे बच्चों का जो सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है, हमारे जीवन का जो सबसे ब्यूटीफुल समय होता है, दैट इज आवर चाइल्डहुड. इन दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर टेंशन फ्री, वी हैव नो वरीज इन लाइफ, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू, वी शुड प्ले, वी कैन डू एनीथिंग. हम बहुत केयरलेस रहते हैं बिकॉज आवर पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ अस, हमारे पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. तो द चाइल्डहुड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल आप कह सकते हो फेज ऑफ लाइफ. और इन बच्चों का ये जो प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन है, ये जो बहुत छोटे समय से जो आप कह सकते हो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा चाय की दुकान पे, या किसी रेस्टोरेंट में, या बूथ पॉलिश करने में, या किसी भी फैक्ट्रीज़ में इन छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है. वो काम करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि कोई और नॉर्मल चाइल्डहुड भी होता है. दे फील दैट इज़ देयर नॉर्मल लाइफ, विच इज़ रियली डिस्गस्टिंग, और ये अनअवॉइडेबल है. बट फिर भी बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, वो इन सब को बिल्कुल
अवॉइड करता है और बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं है इनके प्रति. ठीक है. सो टुडे आई विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द अदर पार्ट. So all these expression children will be used in that particular lesson, and when those expressions will come I'll tell you the meaning. So we'll start. Sometimes I find a rupee in the garbage. So the first part, इसमें जो first part है इसका मैं थोड़ा सा theme कह सकती हूँ. The first part narrates about the life of poor rag pickers who have migrated from Bangladesh but are now settled in Simapuri, Delhi. तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है ये पुअर रैग पिकर्स की लाइफ को दिखा रहा है. रैग पिकर्स आपको पता होगा जो कचरा उठाने वाले होते हैं, जो कि बांग्लादेश से माइग्रेट होकर के यहाँ पर आ गए हैं. कहाँ पर आ गए हैं? सीमापुरी में आ गए हैं, दिल्ली में. और जो सीमापुरी है दैट इज़ इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पेरीफेरी कह सकते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में है. तो दिल्ली से काफ़ी दूर है, वहाँ पर ये पुअर रैग पिकर्स आके सेटल हो गए हैं. So the first part tells the writer's impression about the life of the poor rag pickers who have migrated from Bangladesh but are now settled in the Simapuri area of Delhi. So कैसी उनकी लाइफ मिजरेबल होती है, किस तरीके से गार्बेज में उनको आप कह सकते हो गोल्ड दिखाई पड़ता है. सो ऑल दोज थिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो हम अनीस जंग ने, जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, इन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की हैं और ये सब ऑब्जर्व करने के बाद ही उन्होंने ये लेसन लिखा है. So I hope the theme and sub-theme and all the two parts main overview is clear. Now we will start the lesson. All right. Sometimes I find a rupee in the garbage. So children, first I am discussing the very first this much. I am discussing this much. Okay. All right. So why do you do this? जो ऑथर हैं वो पूछती हैं, साहेब एक बच्चा है उससे पूछती हैं कि तुम क्यों ये करते हो. और जिसको वो हर रोज़ देखती थी, उसको हर रोज़ एनकाउंटर करती थी, क्या करते हुए? मॉर्निंग में गार्बेज से कुछ ढूंढते हुए देखती थी. ऑथर बताती हैं कि आई हैव अ गार्बेज डंप इन माई नेबरहुड. तो एवरी मॉर्निंग व्हेन दैट साहेब यूज्ड टू कम, एक छोटा बच्चा है साहेब, तो वो जब आता था उसको रोज़ देखती थी और उसको क्या करती थी? उसको स्क्राउंज करते हुए देखती थी. स्क्राउंज करते मतलब आप कह सकते हो हंट करते हुए देखती थी, या कहते थे कुछ खोज करते हुए देखती थी. क्या खोज करते हुए देखती थी? स्क्राउंचिंग फॉर गोल्ड. यहाँ पे गोल्ड से मतलब है बच्चों सर्वाइवर, क्योंकि उन पुअर रैग पिकर्स के लिए जो गार्बेज है वही उनका सर्वाइवर है. गार्बेज से आपने देखा होगा वो पॉलिथिन्स और जो भी यूजलेस चीज़ें हैं वो सब बटोर के लेके जाते हैं. दे सेल दैट एंड दे गेट मनी. सो वो रेगुलर बेसिस पे ही यूज टू सी, द ऑथर यूज टू सी साहेब. हर मॉर्निंग वो देखती थी कि वो गार्बेज डंप में आ रहा है, वहाँ पे कुछ खोज रहा है उसके नेबरहुड में. सो क्योंकि अभी रेगुलर बेसिस पे अनीस जंग यूज टू सी दैट पर्टिकुलर बॉय, सो अब उसके बारे में थोड़ा जान चुकी थी. तो कि वो बताती है कि साहेब ने अपना जो घर था, जो उसका होमलैंड था, वो बहुत पहले छोड़ दिया था, जो कि कहाँ पे था? सेट amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. तो अब ये जो उसकी क्योंकि बहुत पहले अपना घर छोड़ चुका था जो कि ढाका में था, वहाँ पे की ग्रीन फील्ड्स में वो लोग रहते थे, और अब वो एक भूली बिसरी याद बन के रह चुका था. वहाँ पर बहुत सारे स्टॉर्म्स आए थे ढाका में जिनने उनके घरों को बहा दिया और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया. दैट इज़ वाई दे हैव कम टू दिस प्लेस दिल्ली, सीमापुरी, और जहाँ पर वो रैग पिकिंग का काम करते हैं. ये सारी चीज़ें उसकी मदर ने उसको बताई थी. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. सो जब ऑथर ये जब उसे पूछती हैं वाई डू यू डू दिस, अभी इसका आंसर नहीं मिला है बच्चों. इसके बाद ये हमें बता रही हैं कि मैं साहेब को रोज़ देखती थी, वो गार्बेज ड्रम्स में से ये चीज़ें निकालता था, और वो कहाँ से आया था? वो ढाका से आया था, बांग्लादेश से आया था, वहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ पर दिल्ली में आया था. बिकॉज सम स्टॉर्म्स वर देयर विच स्वेप्ट अवे एवरीथिंग, और उनके घर वगैरह सब चीज़ें बहा के ले गए थे. और बिकॉज ऑफ वहाँ पे उनका कोई सर्वाइवर नहीं बचा था, इस वजह से वो यहाँ माइग्रेट होकर के आ गए, और अब उनका जो घर था एक भूली बिसरी याद बन के
रह चुका था उसे वो भूल चुके थे। सो इस वजह से ये साहब ने शायद अनीस जंग को बताया हो, तो उसने बोला था कि उसकी मदर ने उसको बताया था, इसी वजह से हमने बांग्लादेश को छोड़ दिया और हम यहाँ बड़े शहर में आ गए जहाँ पे हम गोल्ड ढूंढते हैं, मतलब जहाँ पे हम अपना काम ढूंढते हैं। यहाँ पे गोल्ड इज़ द मेटाफर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। और बिग सिटीज़ में अब यहाँ पे ये रहते हैं, यहाँ पे जा कर के ये अपना रोज अपना हर एक दिन का सर्वाइवल इनका रहता है कि सुबह कुछ कमाते हैं और शाम को जाके देन दे फिल देयर स्टमक्स। तो बोलता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो जब उससे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, जब वो साहिब से पूछती है ऑथर, तो वो बोलते हैं आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। तो वो तब ऐसे ही मटरिंग करता है, दूर से ही उसको देखता है ऑथर को और बोलता है मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो जो अनीस जंग होती है वो कहती है कि तू स्कूल जाओ। ये बहुत ग्लिबली कहती है, वो ग्लिबली आप कहते हैं बड़े स्मूथली कह देती है कि हमारे लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग इन, सो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन बहुत बच्चों के लिए स्कूल जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत स्मूथली, ऑथर के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ऑथर ने बोल दिया कि तो स्कूल चले जाओ। तो ये बहुत स्मूथली उसने जल्दी में बोल दिया। बाद में उसने रियलाइज़ किया कि ये एडवाइस कितनी हॉलो थी, कितनी गलत एडवाइस थी, किसी को कितना हर्ट हुआ होगा क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता। फिर वो कहता है, उसके बाद भी साहिब नाराज़ नहीं होता है, वो कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वहाँ पर बन जाएगा तो मैं जाऊँगी। मतलब जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, जब भी बन जाएगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो ऑथर बोलती है कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे? ऑथर ने मतलब जोक करते हुए कहा था और उसने बड़े एक्साइटिंग वे में कहा यस, बहुत स्माइल करते हुए, ब्रॉडली स्माइल करते हुए बोला। फिर कुछ दिनों के बाद फिर साहब जो था वो मेरे पास भागता हुआ आया और मुझसे पूछता है कि आपका स्कूल रेडी है। तो ऑथर को बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि किसी को होप देना अच्छी बात है, मगर वो होप अगर फुलफिल नहीं होती तो ऐसी होप देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑथर कहती है कि अरे बहुत टाइम लगता है स्कूल को बनने में। मैंने बहुत एम्बैरसमेंट के साथ कहा, मतलब वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि मैंने एक प्रॉमिस किया, ऐसा प्रॉमिस किया जिसको मैं मीन नहीं करती थी। आई डोंट मीन दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस, आई जस्ट टोल्ड दैट कैजुअली। मगर मेरे जैसे प्रॉमिस करने वाले इसको हर कॉर्नर मिलते होंगे इस ब्लीक वर्ड में, मतलब इस तरीके के आप कह सकते हो अनहैप्पी वर्ड में, इनके अनहैप्पी वर्ड में हर एक कॉर्नर में बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सिंपैथेटिक होंगे इनकी तरफ, जो इनकी तरफ सिंपैथी दिखाते होंगे, बट कोई भी इनकी तरफ एम्पैथेटिक नहीं होगा जो इनकी बढ़ के इनकी हेल्प करे, ऐसा कोई नहीं होगा। हाँ, प्रॉमिस करने वाले बहुत मिलते होंगे। अब कुछ महीनों के बाद जब मैंने उसको अच्छे से जान लिया, ऑथर ये कह रही है, नरेट कर रही हैं, ऑथर इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, आई टेल यू। सो कुछ मंथ के बाद जब उसको अच्छे से जान गई तो मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहिब आलम। उसने अनाउंस करके बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है और उसे पता ही नहीं था कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब लॉर्ड ऑफ द न्यूज़, यू कैन से द सुप्रीम गॉड, जिसके पास सारी पावर हो। अगर उसको अपने नाम का पता चल जाए ना तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा बिलीव करने में। मतलब ये एक आयरनी ऑफ हिज लाइफ कि उसका नाम इतना एम्फेटिक है, उसका नाम इतना रूलिंग है, बट द काइंड ऑफ लाइफ इज ही लिविंग इज टोटली डिफरेंट द सिनारियो। मतलब जो सिनारियो में वो रह रहा है वो टोटली डिफरेंट है उसके नाम से। तो अगर मैं उसके नाम का मीनिंग बताऊंगी तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। Unaware of what his name represents, he roams off the street with friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो अनअवेयर मतलब वो जानता नहीं था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज उनका कोई चाइल्डहुड नहीं था। दे हैव लेफ्ट देयर चाइल्डहुड, दे आर फोर्स्ड इनटू अर्ली लेबर एंड दैट इज देयर लाइफ। दे हैव एक्सेप्टेड देयर लाइफ एज इट इज एंड दे वर हैप्पी इन दैट। बिकॉज जब हमने कोई चीज़ देखी नहीं होती है तो हमें जो भी मिलता है हमें लगता है यही हमारे लिए नॉर्मल है। अब हमारी नॉर्मल लाइफ में जो एक इंसान अपने बच्चों की स्टडीज अफोर्ड कर सकता है और अगर हम उसकी पढ़ाई छुड़वा के बैठा दें तो वो कहेगा वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, इजंट इट? बट द चिल्ड्रन लाइक
साहिब आलम ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ना स्कूल का मतलब पता है और ना उनको उसकी इम्पोर्टेंस पता है। तो उसको पता नहीं था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। वो रोज़ घूमता था अपने सारे दोस्तों के साथ। एक आर्मी थी जो बेयरफुट बॉयज़, मतलब नंगे पैरी चलते थे वो लोग, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे। सुबह सुबह आते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे। मतलब सुबह आकर के वो गार्बेज में से जो भी ढूंढना होता था ढूंढते थे और फिर चले जाते थे। और क्योंकि काफ़ी मंथ हो गए थे, अब मैं सबको रिकॉग्नाइज करने लगी थी और मैं सबके नाम भी जानने लगी थी। एक दिन ऑथर ने पूछा कि तुम लोग स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो? उन बच्चों में से एक ने कहा क्योंकि मेरी मदर मुझे देती ही नहीं है निकाल करके। बहुत सिंपल सा आंसर दिया उसने, क्योंकि माय मदर डिडंट गिव मी। Even if she did, he will throw them off. At another who is wearing shoes that do not match. तो बोलता है कि अगर वो देती भी तो भी ये फेंक देगा, ये नहीं पहनेगा। और वो ऐसा बच्चा कह रहा था जिसने दोनों पैरों में शूज़ पहने हुए थे और दोनों शूज़ के जो कलर्स है मैच नहीं कर रहे थे। मतलब उसको कहीं कचड़े से या किसी ने कुछ दिए होंगे जो अलग अलग कलर के शूज़ थे और दोनों ही उसने पहन रखे थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब मैंने ये बोला तो उसने मैंने कमेंट किया तो उसने कुछ भी नहीं बोला, बस उसने अपनी फीट्स को शफल किया। क्योंकि जो बच्चा ये बोल रहा था उसके पैर में शूज़ थे और वो क्या कह रहा था दूसरे बच्चे के लिए कि इसकी मम्मी देगी ना तो भी वो फेंक देगा। तो जब मैंने ऐसा कमेंट किया कि तुम शूज़ क्यों नहीं पहनते हो, और जो बोल रहा था उसने शूज़ पहने हुए थे, तो अपने शूज़ को शफल कर रहा था, इधर उधर कर रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो बोलता है आई वॉन्ट शूज़, सेज द थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो जो एक और तीसरा बच्चा था वो कहता है मुझे शूज़ चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने थे। यू कैन से हाउ काइंड ऑफ पॉवर्टी लाइफ, कितनी पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो, एंड द काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग, इट्स एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, तो कितनी डिफिकल्ट और मिजरेबल लाइफ वो लोग जी रहे थे। मतलब अपनी पूरी लाइफ में उसने एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने जो कि मैच करते हैं। अब ऑथर कहती है कि मैंने पूरी कंट्री में ट्रैवल किया और मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो नंगे पैर चलते हैं सिटीज़ में, विलेज में। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसे की कमी है, वहाँ पे ये ट्रेडिशन है कि आपको नंगे पैर रहना है। ये एक एक्सप्लेनेशन है। आई वंडर, यही चीज़ दिखाता है कि वो लोग गरीब हैं। दैट एक्सप्लेन्स अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो ये एक लास्टिंग स्टेट दिखाता है। परपेचुअल मतलब एवरलास्टिंग और लास्टिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं है कि वो एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं खरीद सकते या फिर एक चप्पल नहीं खरीद सकते सस्ती, मगर देयर इज अ ट्रेडिशन कि दे कैन नॉट वियर, नहीं पहन सकते वो शूज़ और स्लीपर्स। एक स्टोरी याद आती है ऑथर को, बताती है कि एक उदीपी का एक व्यक्ति था, एक इंसान था जो जब यंग बॉय था तो वो स्कूल जाता था एक पुराने मंदिर में, जहाँ पे उसके फादर जो थे वो प्रीस्ट थे, और वो हमेशा टेंपल पे रुक जाता था और वहाँ पर जाकर के हाथ जोड़ के हमेशा भगवान से ये प्रे करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दिला दीजिए। 30 इयर्स के बाद जब मैं फिर वहाँ पर विज़िट किया, मैंने उस टेंपल के पास गई, तो अब वहाँ पे अब आप कह सकते हो वहाँ पे वो एकदम डेजोलेट प्लेस हो चुकी थी, और वहाँ पर एक नया प्रीस्ट आ गया था, और वहाँ पे रेड और प्लास्टिक वाइट, मतलब अब आप कह सकते हो 30 साल के बाद वहाँ का कुछ सिनेरियो चेंज हुआ था। जो उदीपी का सिनेरियो था वो चेंज हुआ था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो एक बच्चा था वो हमेशा जाता था 30 साल पहले, हमेशा उस मंदिर पे रुकता था, he used to pray for the pair of shoes. But now when the author visited after 30 years, the scenario has been changed. Now it is not that kind of place which was supposed to. अब वहाँ पर थोड़ा अच्छी लाइफस्टाइल हो गई है, नया प्रीस्ट आ गया है, चेयर्स हैं, और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो ग्रे यूनिफॉर्म में हैं, उन्होंने सॉक्स और शूज़ पहन रखे हैं और भागते हुए आ रहे हैं। दे आर पैंटिंग, मतलब सांस ऊपर फूलाते हुए आ रहे हैं, अपना बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक रहे हैं। मतलब अब वहाँ की थोड़ी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई है। लुकिंग एट द बॉय, रिमेंबर द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। मतलब 30 साल पहले जो एक बच्चे ने प्रार्थना की थी कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, वो प्रेयर्स आंसर हुई और भगवान ने ये फरियाद सुनी, और इस जगह का, उदीपी का थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ। अब यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं,
वो शूज़ पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं. Let me lose them. The goddess has granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wear shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. तो वो कहती है कि वहाँ का तो सिनेरियो चेंज हो गया. वहाँ पे तो गॉड हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर्स एंड नाउ द यंग बॉयज इज वेयरिंग शूज़. अब जो प्रीस्ट के बच्चे हैं वो शूज़ पहनते हैं, मगर बहुत और ऐसे रैग पिकर्स हैं जो मेरे नेबरहुड में हैं जो अभी भी शूलेस हैं, जिनके पास शूज़ नहीं हैं. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी इन बेयरफुट रैग पिकर्स थे, तो मैं एक बार सीमापुरी गई. सीमापुरी के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. वेट अ मिनट, लेट मी, यस आई विल गेट इट. यस, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सीमापुरी है किस तरीके की प्लेस है, ये ज़रा ध्यान रखिएगा. ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि उसने बताया कि मेरी जो एक्वेंटेंस थी विद द बेयरफुट रैग, मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी उनसे. तो वेयर आई वेंट टू सीमापुरी. जो प्लेस थी वो एक पेरीफेरी थी. पेरीफेरी मतलब बाहरी इलाका, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. मतलब मेन दिल्ली में नहीं थी ये जगह, दिल्ली से काफ़ी दूर थी, एक सुनसान सा इलाका था. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मतलब दिल्ली से काफ़ी दूर थी. मेटाफोरिकली इसको दिल्ली में कहते थे, बट ये दिल्ली में नहीं थी. और जो यहाँ लोग रहते थे वो बांग्लादेश से आए थे. स्क्वेटर्स थे, मतलब इलीगली सेटल्ड थे. मतलब उनका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं था वहाँ रहने का, क्योंकि हम कहीं भी रहते हैं तो हमारे पास उस जगह के पेपर्स होने चाहिए. तो ऐसा कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो सब स्क्वेटर्स थे. इलीगली सेटल्ड लोग को स्क्वेटर्स कहते हैं, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में. और साहिब की जो फैमिली थी वो भी उसमें से एक थी. सीमापुरी उस समय जो था एकदम बैरन लैंड था. अभी भी बैरन लैंड है. अभी भी मतलब बस ये कहा गया है कि वो अब खाली नहीं है. बैरन लैंड मतलब पहले भी वो खाली ज़मीन थी, अब क्या है, बस वहाँ लोग रहने लगे हैं. वहाँ पे मड और रूफ्स, टिन एंड टारपुलिन, डिवॉर्ड ऑफ सुएज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स. मतलब यहाँ पे कुछ मड के घर बना के, मतलब टेम्पररी घर बना करके वो लोग रहते हैं. लगभग इस पेरीफेरी में कितने लोग रहते हैं, 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर. और यहाँ पर वो कितने सालों से रह रहे हैं, 30 सालों से भी ज़्यादा से रह रहे हैं, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी राशन कार्ड के. एंड यहाँ मगर इनका जो नाम है वो वोटर कार्ड में है, जो इनको ग्रेन खरीदने की परमिशन देता है, क्योंकि फूड इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी से भी ज़्यादा. इनके लिए आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चों, क्योंकि सबसे पहले जो आती है चीज़ वो आती है हमारा स्टमक. अगर हमारा स्टमक फुल रहेगा तभी हम कुछ काम करते हैं. हम कोई भी काम अपने आप कह सकते हैं अपने रेगुलर सर्वाइवल के लिए ही करते हैं. जब हम अपना पेट अपने आप को फीड कर पाएंगे प्रॉपरली, जब अपने आप को प्रॉपर फीड कर पाएंगे तभी हम अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे. तो इनके वोटर कार्ड्स हैं जिससे वो अपने लिए खाना खरीद सकते हैं. और इनके लिए फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है. So, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. मतलब एक ग्रुप की जो विमेन थी जिसने एक टैटर्ड साड़ी पहनी हुई थी, उसने ये बताया कि अगर हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड वी कैन गो टू आवर बेड विदाउट एकिंग स्टमक. मतलब अगर हम पेट भर के अगर हम बेड पे जाते हैं और सोते हैं तो उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कोई नहीं है. और वो ब्यूटीफुल फील्ड्स जो बांग्लादेश की खूबसूरत वादियाँ हैं जहाँ पे हम लोग रहते थे, वो हमारे लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती हैं, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी ग्रीन फील्ड्स हैं जहाँ पर हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और हमारे लिए खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ब्यूटीफुल सिनेरियो और हमारी आइडेंटिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. वो उस एक ग्रुप की वुमेन ने कहा जिसने एक फटी पुरानी टैटर्ड साड़ी पहनी हुई थी. जब ऑथर ने पूछा कि उन्होंने अपना ब्यूटीफुल लैंड और ये क्यों छोड़ा, वहाँ पे रिवर्स थे, फील्ड्स थे,
सो उन्होंने कहा कि वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम। मतलब जो उनके घर थे वो टेम्प्रेरी घर थे, वो जब उनको जहाँ फूड मिलता था वहाँ पर वो ट्रांजिट हो जाते थे, और बच्चे भी इनके साथ ही बड़े हो जाते थे और बिकम्स पार्टनर इन सर्वाइवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द चिल्ड्रन बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। जो बच्चे हैं वो पार्टनर बन जाते हैं इनके सर्वाइवल के, और ये भी बचपन से ही इनके साथ काम करने लगते हैं। एंड सर्वाइवर इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सॉरी, और सर्वाइवर का मतलब सीमापुरी में क्या है, रैग पिकिंग। ओके, सो रैग पिकिंग ही है यहाँ पे सर्वाइवर का मतलब। और कई सालों से इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, मतलब अब ये फाइन आर्ट में बदल चुका है, क्योंकि अब उनको बहुत कलाएं आ गई हैं किस तरीके से गार्बेज में से सर्वाइवल या गार्बेज में से गोल्ड निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे गार्बेज को मेटाफराइज कर दिया गया है गोल्ड से, मतलब सॉरी, गोल्ड को सर्वाइवल से मेटाफराइज किया गया है, और इस गार्बेज में उनको गोल्ड मिलता है। और अब ये उनकी फाइन आर्ट बन गई है कि वो रेगुलर बेसिस में ये गार्बेज में जाते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ कर लाते हैं जो इनका डेली ब्रेड और बियर चलाता है। अ रूफ ओवर देयर हेड इवन इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। सो वो ये कहती है कि भाई चाहे जो भी हो, ये जो जगह है इसने हमें खाना दिया है, इसने ये रैग पिकिंग की वजह से हम अपना पेट भर पाते हैं। तो एज फार एज वी आर गेटिंग दैट, वी आर गेटिंग रूफ्स ऑन ओवर आवर हेड्स, तो ये गार्बेज ही हमारे लिए गोल्ड है। तो साहिब बोलता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, कभी कभी मुझे 10 रुपये का भी नोट मिल जाता है गार्बेज में, और जब वो मुझे ये मिलता है ना तो मैं और एक्साइटेड हो जाता हूँ। और आइस जो थी, ये बोलते हुए ना साहिब की जो लाइट थी ना, वो आइस थी, वो लाइट अप हो गई थी। जैसे होता है ना, हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें 1 रुपये मिल जाए, मगर हमें तुरंत 10 रुपये मिल जाता है, तो वो हमारे लिए बड़ी चीज़ होती है। अगले दिन हम और ज़ील के साथ ढूंढते हैं। तो आप कह सकते हो कि फॉर चिल्ड्रन द मीनिंग ऑफ गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। मतलब बच्चों के लिए जो गार्बेज की जो परिभाषा है, जो मीनिंग है, वो क्या है, वो ये है कि ये वंडर्स में रैप्ड है, कि वो रोज सोचते हैं आज मुझे क्या मिलेगा, आज मुझे क्या मिलेगा, वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ ढूंढते हैं। सो व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ द गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग। मतलब जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है उस कचड़े में से, तो आप और हंटिंग करना या और खोजना क्यूरियोसिटी के साथ नहीं छोड़ते हैं। फिर एक होप आ जाती है कि हमको और मिलेगा और मिलेगा। ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं ना, इनके लिए जो गार्बेज का मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है उनके पेरेंट्स से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं उनके लिए ये रैप्ड इन वंडर्स है, और जो पेरेंट्स हैं क्योंकि वो मैच्योर हैं तो उनके लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। अब देखो क्या होता है, एक विंटर की मॉर्निंग में मैंने साहिब को देखा एक फेंस गेट के सामने खड़े हुए। मेरे नेबरहुड में एक गेट बना हुआ था, उसके सामने खड़ा था। वो एक क्लब था। वो जो साहिब था ना, वो 2 लोगों को, 2 यंग मैन को देख रहा था जो कि बड़े अच्छे से ड्रेस्ड अप थे। और वो क्या ड्रेस्ड अप थे वाइट में, और क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। और साहिब ने बोला कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, आई लाइक द गेम। ऐसे उसने हमिंग किया, मतलब content to watch is standing behind the fence and I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. तो ये एक बार साहिब बोलता है कि मुझे ये नेबरहुड में ना जब लोग टेनिस खेलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई लाइक दैट गेम। और जो गेट कीपर है ना, वो मुझे अंदर भी जाने देता है, जब अंदर कोई नहीं रहता है तो मुझे जाने देता है और मुझे वो यूज़ भी करने देता है। साहब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे थे जो कि बहुत स्ट्रेंज लग रहे थे, और उसकी डिस्कलर शर्ट और शॉर्ट्स से बिल्कुल जैसे उसकी डिस्कलर शर्ट और शॉर्ट थी वैसे ही उसके शूज़ लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, वो कहता है कुछ मुझे एक व्यक्ति ने ये शूज़ दिए हैं। उसने टेनिस शूज़ पहन रखे थे, मे बी उसमें कुछ वो
टॉर्ट हो गए होंगे, ख़राब हो गए होंगे, तो जैसे हम लोग अपनी पुरानी चीज़ें बच्चों को दे देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं जो नीडी होते हैं, तो किसी ने उसको दिया होगा, बट उस बच्चे के लिए वो बहुत वैल्यूएबल थे, वो शूज़ पहना हुआ था और एक्सप्लेन करता है कि ये मैंने इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि किसी ने मुझे दिए थे। और ये फैक्ट क्या था कि ये शूज़ जो थे डिस्कार्डेड हो गए थे, कोई रिच बॉय था जिसने ये शूज़ जो थे वो डिस्कार्ड कर दिए थे, क्योंकि और क्यों पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि बस एक छोटा सा होल था उस शूज़ में। तो ये चीज़ जो थी वो साहब को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती थी, क्योंकि वो तो नंगे पैर चलता था, और जो इंसान नंगे पैर चलता है उसके लिए शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। सो यू कैन से हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ दे वर लिविंग इन। कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ थी कि हम लोग ज़रा सा कुछ कट जाता है, कुछ हो जाता है और वो चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं। और उन जैसे बच्चों के लिए, जो बच्चे बेयर फुट चलते हैं, उनके लिए एक चप्पल मिल जाना ही बहुत है। उसका अपीयरेंस मैटर नहीं करता, उसका होल मैटर नहीं करता। तो वो बोलता है कि मेरे लिए तो यही ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि मैं नंगे पैर चलता हूँ, मुझे शूज़ मिल गए, एक पेयर ऑफ शूज़, मतलब दोनों एक ही कलर के शूज़ मिल गए, भले ही वो डिस्कार्डेड थे। और जो वो गेम था ना, वो बहुत इंटेंटली वॉच करता था, इज़ आउट ऑफ हिज रीच। मतलब जिस गेम को बहुत वो आप कह सकते हो इंटेंस वे में एकदम दिल से वो गेम देखता था, मगर वो उसके एकदम आउट ऑफ रीच था। वो शूज़ उसको मिल सकते थे फटे पुराने, कि कोई अपनी टी शर्ट भी डिस्कार्ड करता तो उसे दे सकता था, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये जो गेम है वो कभी लाइफ में खेल पाएगा या अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएगा। उसी मॉर्निंग साहेब साहेब जो है ना एक मिल्क बूथ पे काम करने लगा है। मतलब उसने गार्बेज वाला जो काम है वो छोड़ दिया है, एक मिल्क बूथ पे काम करता है। और उसके हैंड में ना एक स्टील का कनिस्टर है, जो चाय का कनिस्टर होता है, बड़ा सा चाय जिसमें लेके जाते हैं, ग्लास होते हैं। और अब वो एक टी स्टॉल में काम करता है जो कि रोड पे है। और उसने ये बताया ऑथर को, दूर से दिखाया कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे खाने के लिए भी सब कुछ मिलता है। मैंने पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? तो उसने कोई आंसर नहीं दिया। उसका फेस जो था ना, उसके सारे केयर फ्री लुक चले गए थे। मतलब इट हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। उसका वो जो केयर फ्री लुक था वो चला गया था। और अब क्योंकि उसका जो टाइम था ना वो बंद गया था, जब वो गार्बेज उठाता था तो देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हेनेवर ही वाज जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड। बट नाउ it has a time, he has getting paid to, he has to do all those things, so he has lost his careful look। और जो स्टील कैनिस्टर जो था ना वो उसको और ज़्यादा हैवी लग रहा था। ये एक आप कह सकते हो, ये एक एग्जाम्पल आयरनी बताई गई है, एग्जाम्पल यूज़ किया गया है कि हाइपरबोले कह सकते हैं इसको आप, कि जो स्टील कैनिस्टर है वैसे वो बहुत लाइट वेटेड होता है, और जो प्लास्टिक बैग वो इतने बड़े बड़े झोले कैरी करता था जिसमें बहुत सारे कचरा कैरी करता था। अब वो छोटा सा स्टील का कैनिस्टर उस प्लास्टिक बैग से भी उसको भारी लग रहा था, क्योंकि अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, उसके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। द बैग वॉज हिज। जो बैग था वो इसका है, उसका खुद का था। वो जब चाहे जैसे चाहे उस बैग को यूज़ कर सकता था, जब उसका मन करता था वो गार्बेज जा करके वो कर सकता था। मगर जो कैनिस्टर था वो उस इंसान का था जो उस टी शॉप को ओन करता था। अब जो साहब था, he is no longer his own master। अब वो अपने खुद का मास्टर नहीं रह गया था। अब उसकी जो लाइफ थी वो दूसरे के कंट्रोल में थी। he has lost his childhood, he has lost everything। so नरेटर ने यहाँ पे पहले बताया है। बच्चों ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई होप आप जब पूरा देखोगे तो ये आपको बहुत परफेक्टली समझ में आएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो यहाँ पर नरेटर ने उन सीमापुरी के रैक पिकर्स के बारे में बताया है जो कि एक्सप्लॉइटेड हैं इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, चाइल्ड लेबर एंड द करप्शन बाय दोज इन पावर एंड पोजीशन। तो वो सारे लोगों का आप कह सकते हो को रिप्रेजेंट कर रही है ये सीमापुरी ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे बहुत सारे रैक पिकर्स हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो स्प्रिंग सीजन है वो खो दिया है, जिन्होंने अपना सबसे ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ है द चाइल्डहुड, दे हैव लॉस्ट दैट चाइल्डहुड, दे आर forced into child labor and they are not master of their own life. They are not excited at all then, and they have accepted their life as it is. They don't know what is childhood, what is a normal childhood, and they have accepted their life the way it is. So आपने यहाँ पर दो चीज़ें देखी। एक तो पहले बच्चे केयर फ्री थे, they were happy, they have enjoyed their childhood,
दो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, मगर उनके लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि वो शुरुआत से ही वो उस चीज़ में थे। बट जैसे ही वो किसी का एम्प्लॉय बना टी शॉप में, वो केयर वॉर्न हो गया, वो अनहैप्पी हो गया, वो टायर्ड हो गया, सप्रेस्ड हो गया, और उसकी लाइफ में कोई भी एन्जॉयमेंट नहीं बचा था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने मीनिंग ऑफ गार्बेज बताया आपको, मीनिंग ऑफ गार्बेज is different for children and adult. For children it is wrapped in wonders, and for adult it is means of survival. इसके अलावा यहाँ पर किसकी बात हुई है? यहाँ पे साहिब आलम की बात हुई है, जिसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ही इज़ अ रेफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश। दे हैव कम in 1971 for their survival, and they have accepted their life as it is, and that is a pathetic life. They are discussing, they are representing the whole rat figures in the world, or India you can say. So I hope this is clear to you children. So that's all for today children. I hope you understood the lesson, and if you have any doubt, drop your comments. If you like my video, please subscribe my channel, like it, share it with your friends, and wait for my next video. I'll be uploading it soon. Thank you very much. God bless you all.